बात है 24 अप्रैल 2007 की। जगह थी दिल्ली का हैदरपुर बादली गांव। समय था रात के तकरीबन 9 बजे। हैदरपुर बादली गांव की एक बिल्डिंग में एक कमरे में दो शख्स आपस में बातचीत कर रहे थे और मटन खा रहे थे। तभी उसमें से एक शख्स उठता है, दूसरे शख्स से कहता है कि उपेंद्र, तुम यहीं बैठो, मैं अभी रस्सी लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें अभी सजा भी देनी है। उपेंद्र हंसता है, कहता है भैया क्या मजाक कर रहे हो। इसके बाद वो शख्स रस्सी लेकर आता है और उपेंद्र के हाथ पांव बांध देता है। उपेंद्र अभी भी कहता है कि भैया ये क्या मजाक कर रहे हो। इसके बाद जो वो शख्स रहता है वो नॉन चॉक लेके आता है और उससे उपेंद्र की गर्दन दबा देता है। उपेंद्र छटपटाता रहता है, चिल्ला नहीं पाता है और अचानक से ही वो छटपटाना बंद कर देता है। इसका मतलब उस शख्स ने उपेंद्र को जान से मार दिया था। इसके बाद वो जो कातिल रहता है, वो शख्स रहता है, वो उपेंद्र अपने कमरे से ही एक गड़ासा टाइप का बड़ा सा हथियार निकालता है और उससे उपेंद्र की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। वो उसके हाथ और पैरों को भी काट देता है। सभी बॉडी पार्ट्स को कपड़े से और अखबार से अच्छी तरीके से लपेट के 3 अलग अलग बॉक्स में पैक कर देता है। उस कातिल के पास एक रेडी भी थी, इंजन वाली। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो 3 पहिए वाली नॉर्मल रेडी होती थी उसमें अक्सर स्कूटर का इंजन लगा दिया जाता था। तो उसके पास वो वाली रेडी थी। वो तीनों डब्बों को उसके ऊपर रखता है और फिर निकल पड़ता है हैदरपुर बादली से आगे की तरफ। चलते चलते उसे रास्ते में पीतमपुरा पड़ता है जहाँ पर एक रामदेव का मंदिर रहता है। मंदिर की जो ग्रिल रहती है उस पर वो उस कातिल के पाँव को लटका देता है। इसके बाद वो फिर आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में 30,000 कोर्ट मिलता है। 30,000 कोर्ट में जो जज रहते हैं उनके एग्जिट और एंट्री का जो गेट रहता है वो वहाँ पर उस बॉडी के जो पैर होते हैं, सॉरी हाथ होते हैं, वो उन्हें टांग देता है। और इसके बाद फिर वो जाता है जो तिहाड़ जेल रहती है, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास। वहाँ वो उस धड़ को रख देता है और उसके बाद जो सर रहता है वो लेके यमुनानगर में फेंक देता है। सुबह के 8 बजते हैं। हरिनगर थाने में एक घंटी बजती है और जैसे ही पुलिस वाले फोन उठाते हैं उधर से एक शख्स की आवाज़ आती है जिसमें वो पुलिस वालों को गाली देते हुए कहता है कि एक और तोहफा तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंचा दिया है, जाके चेक कर लो और दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये मेरा चैलेंज है। जो हरिनगर के एसएचओ अपने कांस्टेबल के साथ जाते हैं और जो तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 होता है उसके पास देखते हैं कि सच में एक बॉक्स रखा हुआ है। वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से शरीर का सिर्फ धड़ होता है, ना उसका सर और ना उसके हाथ पांव। पुलिस वालों के लिए ये पहला केस नहीं था क्योंकि 20 अक्टूबर 2006 को भी एक ऐसी ही बॉडी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने रखी गई थी और तब से ही इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है। जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जब वो ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उस धड़ के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, सुनो पुलिस वालों, दिल्ली पुलिस वालों, अभी तक मैं नाजायज़ केस झेल रहा था लेकिन अब मैं असल में कत्ल कर रहा हूँ और अगर तुम लोग ऊपर से नीचे तक जितने भी पुलिस वाले हैं अगर सच्चे हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये मेरा चैलेंज है। तुम्हारा बाप, तुम्हारा जीजा, cc.cc। ये पहली चिट्ठी नहीं है, इससे पहले भी कातिल ने चिट्ठी पुलिस वालों को भेजी थी और ये केस पिछले 1 साल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस वाले ऑलरेडी इस केस के ऊपर वर्क कर रहे थे। अभी वो ये देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो शख्स है ये ऑलरेडी जेल में जा चुका है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि जो इस तरह के मर्डर हुए थे दिल्ली में आज तक जितनी भी, वो सबकी फाइल निकालते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि 2006 से पहले भी
2003 में और 1998 में भी ऐसे ही मर्डर हुए थे जिसमें बॉडी के पार्ट्स अलग किए गए थे और उन्हें भी जो तिहाड़ जेल है उसके गेट नंबर 3 के पास रखा गया था। पुलिस वाले फटाफट जो पहला केस जो मर्डर हुआ था 1998 में आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस वाले फटाफट आदर्श नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो फाइल निकालते हैं तो उस फाइल में उन्हें एक फ़ोटो मिलती है। वो फ़ोटो पुरानी थोड़ी धुंधली सी होती है लेकिन उनके पास एक वही फ़ोटो रहती है। उस रिपोर्ट में जो मरने वाला व्यक्ति रहता है उसका नाम होता है मंगल पंडित और जो केस रहता है वो रहता है आज़ाद मंडी का, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक है। पुलिस की पूरी टीम तुरंत आज़ाद मंडी जाती है और उस फोटो को दिखाकर सभी से पूछताछ करती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पहले देखा जा चुका है। पुलिस वाले अपनी जो जांच पड़ताल है वो जारी रखते हैं कि तभी एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि ये जो व्यक्ति है अक्सर सामने जो डॉक्टर का क्लिनिक है वहाँ पर आता जाता रहता है। बस फिर क्या, पुलिस वाले फ़ौरन उस डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और वो फ़ोटो दिखाते हैं। डॉक्टर उस फोटो को देख के घबरा जाता है, उसे पसीने आ जाते हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं ये इस व्यक्ति को पक्का जानता है। इसके बाद डॉक्टर के पास एक कॉल आता है, डॉक्टर फ़ोन उठाता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, हाँ हूँ करके फ़ोन काट देता है। इतने में ही पुलिस वाला ज़ोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ये वही व्यक्ति था ना। जो डॉक्टर रहता है वो डर जाता है और वो कहता है हाँ ये वही व्यक्ति था। इतना सुनते ही पुलिस वाले उसको उठाकर ले जाते हैं और अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो डॉक्टर बताता है कि इसकी जो पत्नी है वो अक्सर मेरे पास इलाज के लिए आती है और ये व्यक्ति मेरे साले का जानने वाला है, जो कि कल मेरे क्लिनिक में शाम को 4 बजे के आसपास आने वाला है। पुलिस वाले डॉक्टर के साले को भी उठा लेते हैं और फिर वेट करते हैं अगले दिन का 4 बजे का। पुलिस वाले पूरी प्लानिंग बनाते हैं। अगले दिन 4 बजे वो सिविल ड्रेस में सब्जी मंडी में जाते हैं। कोई केले वाला बन के जाता है तो कोई दूसरा काम करने वाला बन के जाता है और पूरी मंडी में फैल जाते हैं। इसके बाद 4 बजे का इंतज़ार करते हैं। 4 बजे जो वो शख्स रहता है वो नहीं आता है। जब वो शख्स नहीं आता है तो उसके साले से पूछताछ की जाती है, जो कि डॉक्टर का साला था, जो उस व्यक्ति को जानता था। इसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं वो डॉक्टर के साले से पूछते हैं। डॉक्टर का साला बोलता है कि उसकी 5 लड़कियां हैं और एक बीवी भी और उसके पास एक इंजन वाली रेडी। इतना सुनते ही, इंजन वाली रेडी का नाम सुनते ही पुलिस वाले और उनकी टीम आसपास इंजन वाली रेडी ढूंढना शुरू करते हैं। उनकी ये जो खोज रहती है, ये पुलिस वाले खोज करते करते अलीपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते पहुंचते वो पूछते हैं उस इंजन वाली रेडी के बारे में। तभी वहां पर एक शख्स रहता है, वो बताता है कि यहाँ पास की ही एक कॉलोनी में रूम नंबर 592 उस व्यक्ति के पास इंजन वाली रेडी है। उस व्यक्ति के बताए हुए कॉलोनी का जो पता रहता है, पुलिस वाले फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो इंजन वाली रेडी खड़ी दिख जाती है। इसके बाद वो फ़ौरन रूम नंबर जो 592 था उसमें जाते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति हलवा खा रहा होता है। वहाँ पर 5 बच्चियाँ बैठी होती हैं और एक औरत भी। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में रहते हैं, वो जाते हैं और ज़ोर से उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तू ही है ना चंद्रकांत झा। वो व्यक्ति ये सुनते ही तमतमा जाता है और वो बोलता है मैं तो विकास हूँ, आप लोग कौन हैं। पुलिस वाले एक और ज़ोरदार का थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद अपना कार्ड दिखाते हैं, बोलते हैं हम पुलिस वाले हैं, तू चंद्रकांत झा है ना। इसके बाद जो व्यक्ति रहता है वो कहता है अच्छा तो आप पुलिस वाले हैं, ठीक है समझ गया, आप लोग सही जगह पे आए हो, मैं ही चंद्रकांत झा हूँ, मैं हार मानता हूँ, आप लोग जीत गए। इसके बाद चंद्रकांत झा बोलता है कि मैं ये हलवा ख़त्म कर लूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ चलूँगा और मुझे कोई नहीं मारेगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। पुलिस वाले उसके हलवा ख़त्म होने का वेट करते हैं और उसके बाद उसको लेकर चले जाते हैं।
तो अब समय था जानने का कि आखिरकार कौन था ये चंद्रकांत झा जिसने ये मर्डर की और इनके पीछे का कारण। चंद्रकांत झा बताता है कि वो बिहार के मधेपुरा के गोसाई गांव का रहने वाला है। उसकी माँ एक टीचर थी और उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। दोनों ही उससे प्यार नहीं करते थे। इसकी वजह से सन 1886 में वो बिहार छोड़कर दिल्ली में आके बस गया और दिल्ली के जो आज़ादपुर मंडी है वहाँ पर पल्लेदारी का काम करने लग गया। जब वो आज़ादपुर मंडी में काम करता था तो वहाँ पर जो हफ्ता वसूलते थे उनकी एक कमेटी थी और जो उस कमेटी का अध्यक्ष था वो था मंगल पंडित। मंगल पंडित उससे हफ्ता मांगता था, लेकिन एक बार उसने हफ्ता देने से मना कर दिया तो उसकी और मंगल पंडित की बहस हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी हाथापाई भी हो गई और मंगल पंडित को चोट लग गई। मंगल पंडित तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उसने मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी, जिसकी वजह से मुझे और मेरी पत्नी को जेल में जाना पड़ गया। जेल में जाने के बाद जब मैं जेल में था तो वहाँ पर एक हवलदार था बलवीर। वो मुझे बहुत तंग करता था, मेरे कपड़े भी उतरवाता था और मुझे बहुत उल्टा सीधा भी कहता था। तब से ही मैंने ठान लिया था कि जब मैं इस जेल से निकलूँगा इस बलवीर को बहुत परेशान करूँगा, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तब से ही मैंने ये चीज़ सोच ली थी। और जब मैं जेल से बाहर निकला तो मैंने ठान लिया कि अब ये जो मंगल पंडित है इसको ख़त्म करना है, इसको फाइल से हटाना है। चंद्रकांत झा बताता है इसके जेल से निकलने के बाद मैं अपने गांव गया। वहां पर मैंने अपनी ज़मीन बेची और जो पैसे थे उसे लेकर मैं वापस आ गया। इसके बाद उसने मंगल पंडित से धीरे धीरे दोस्ती बनाई और एक बार मंगल पंडित को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने उसे पैसे भी दिए। लेकिन जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वो पैसे देने से इनकार करने लग गया। तो मैंने उसे एक दिन दावत पे बुलाया, मैंने उसे मटन खिलाया और मैंने कहा कि मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, सज़ा दूंगा। मैंने उस रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे और उसके बाद उसे छोड़ दिया। पुलिस वाले ने बोला ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि भरोसा दिलाने के लिए पहली बार मैं लोगों के साथ ऐसा ही करता था, पहले रस्सी से बांधता था और फिर उनको खोल देता था तो उन्हें भरोसा हो जाता था। दूसरी बार भी मैंने फिर मंगल पंडित को बुलाया और सेम यही किया। मंगल पंडित को लगा कि इस बार भी ये मेरे साथ वही मजाक कर रहा है जो पहली बार किया था, लेकिन दूसरी बार मैंने उसका नान चाक से गला दबा के उसे जान से मार दिया और उसके बाद मैंने टुकड़े टुकड़े करके उसे इधर से उधर फैला दिया। इसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं कि 2003 में तुमने जिसे मारा था वो कौन था। चंद्रकांत झा बताता है कि 2003 में उसने जिसे मारा था वो उमेश था और उसे मारने का कारण ये था कि वो मंगलवार को भी मीट खाता था। मैंने उसको बहुत बार मना किया लेकिन उसके बावजूद भी वो मंगलवार को मीट खाता था, इसी वजह से मैंने उसको भी मार दिया। इसके बाद 20 अक्टूबर 2006 को मैंने अमित को मारा, जिसको तुम लोग अमित कहते हो वो असल में अमित नहीं था, उसका नाम था अनिल। वो एक रियल क्रिमिनल था, उसने अपने हाथ पे अमित लिखवा रखा था और उसने मुझसे पैसे लिए थे, मैंने उसे पैसे दिए थे, उसने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए और तो और वो मेरी बेटी को भी उठाकर ले गया था, इसीलिए मैंने भी उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद जो पुलिस रहती है वो कहती है कि तुमने मई 2007 में जिसका मर्डर किया था वो कौन था और उसका मर्डर क्यों किया। जो चंद्रकांत झा रहता है वो कहता है कि वो दिलीप था और वो असल में उसका मर्डर मैंने इसलिए किया क्योंकि उसका जो चक्कर था वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा था। इसी वजह से जब मैंने उसका कत्ल किया मैंने उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ठीक है इसने कबूल कर लिया कि सभी मर्डर इसने किए, लेकिन इसे सज़ा दिलवाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास ना कोई गवाह है और ना कोई सबूत। अगर ये कोर्ट में पलट गया बयान देने से तो। इसके बाद पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेते हैं जहाँ से उन्हें वो नॉनचक और वो गड़ासा जिससे उसने लोगों का गला काटा था और वो खून के धब्बे और चाकू वो सभी कुछ मिल जाता है, जिसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट्स थे और वो ब्लड के सैंपल लेके उन बॉडी के DNA से टेस्ट करते हैं, मैच करते हैं तो वो भी मैच हो जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं कि पूछते हैं इनका सर कहाँ है, तो वो बताता है कि इनका सर मैंने यमुना में
फेंक दिया था ताकि उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद पुलिस वाले काफ़ी मशक्क़त के बाद उस यमुना नदी से उनके जो सर रहते हैं वो भी ढूंढ के निकालते हैं, और इस तरह से पता चलता है कि चंद्रकांत झा कितना बड़ा सन की साइको था। अब बारी थी चंद्रकांत को कोर्ट में पेश करने की। चंद्रकांत को कोर्ट में पेश किया जाता है, और जब जज इस केस को सुनती है तो वो ये कहती है। इसके बाद चंद्रकांत झा को 24 जनवरी 2013 को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। जज ने जब ये कहानी सुनी, ये पूरी वारदात सुनी इसके बारे में, तो जज ने भी कहा ये साइको है जो 1998 से लेकर अभी तक मर्डर करता रहा। जज ने कहा ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, तो इसके लिए इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद जब ये केस आगे बढ़ा, फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो जब आगे 2016 में लोगों को 2016 में देखा कि ये जो चंद्रकांत झा था, इसकी 4 बेटियां और एक पत्नी भी थी, तो चारों बेटियों को आधार मानते हुए 2016 में इसकी जो सज़ा थी मौत की, उसे कैंसिल करके जो इसकी सज़ा थी उसे उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया गया। 2022 में ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का फैसला था उम्र कैद का उसको बरकरार रखा। उसके बाद 2023 में जो चंद्रकांत झा था उसको 90 दिन की पैरोल मिलती है, जिसमें ये भाग जाता है, और फिर 2025 में ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ता है, और तब से लेकर अब तक ये तिहाड़ जेल में ही कैद है, उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी कि कैसे एक साइको किलर 1998 से लेकर 2007 तक लोगों के कत्ल करते रहा, छोटी छोटी बातों के लिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ऐसी ही कहानी के साथ।